हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइट चैप्टर के वीडियो लेक्चर 2 में। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि टॉपिक नंबर 1 है 10th चैप्टर का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लीजिएगा खुद से, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस इनमें से कुछ भी अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप एक नई नोटबुक बना लें जिसमें सिर्फ आप ये इस चैप्टर के बारे में या फिर इस पूरी फिजिक्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनके लिए एक अलग नोटबुक आप बना लें जिसमें आपके सेल्फ नोट्स हों, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आपको इन फ्यूचर रेफरेंस देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि लाइट जो होता है वो किसी भी सरफेस पे अगर स्ट्राइक करता है तो वहाँ बेसिकली 3 फिनोमेना होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों हर सरफेस पे होता ही होता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ एग्जांपल दे रहा है कि एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जैसे कि मिरर। तो हम मिरर की ही एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो उस पर फॉल होती है, यानी टकराती है उससे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है। सपोज कीजिए कि उस पर लाइट पड़ रही है तो उसमें से 99% लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो 1% बची उस 1% में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आगे लिख रहा है कि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखा होगा लाइट चैप्टर में कि 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो हम लोग यहाँ भी वो लॉ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि लेट अस रिकॉल दीज लॉज। इन लॉज को आप फिर से रिकॉल कीजिए। तो पहला लॉ ये था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है मिरर पे, जो मिरर से नॉर्मल होता है इंसिडेंस के पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है। जैसे कि आप लोगों ने 8th क्लास में बहुत सारे बुक में दे रखा है कि सीधे नॉर्मल, दी नॉर्मल लिखा रहता है या दी नॉर्मल टू दी मिरर, बट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो पार्ट है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नहीं लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सीधा सा है कि जैसे हम लोग जो फिगर ड्रॉ करते हैं उस फिगर में आपने देखा कि जहाँ पे इंसिडेंट रे आके मिरर पे टच करता है, जिस जगह पे वो स्ट्राइक करता है मिरर पे, उसी जगह से हम लोग हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर लाइन हम लोग कहीं भी ड्रॉ कर दिए और उसे नॉर्मल कह दिए, ये नहीं होता। जिस हम लोग हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ही रिफरेंस मानते हैं, इसीलिए यहाँ इसका मतलब वही है। और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं अगर वो रिफ्लेक्शन है तो, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सब कुछ 2D में होता है, एक ही प्लेन में होता है, वहाँ 3D की जरूरत नहीं होती। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces। ये लॉज जो है रिफ्लेक्शन के, ये हर प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे एप्लीकेबल होते हैं, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस को इंक्लूड करके, यानी स्फेरिकल सरफेसेस पे भी ये लॉज एप्लीकेबल हैं। इन लॉज का बहुत यूज है, आप लोगों को ये लॉ याद होने चाहिए।
अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग याद कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन लोगों का यूज़ हम लोग हर जगह करने वाले हैं इस चैप्टर में। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। आप लोग फेमिलियर होंगे इमेज फॉर्मेशन से, जो कि प्लेन मिरर में बनाया जाता है या बनता है। What are the properties of the image? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जूनियर क्लासेस में, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जैसे इसके अगले सेंटेंस, अगले लाइन में ही लिखा हुआ है कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो वो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इमेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक रियल और एक वर्चुअल। तो रियल इमेज वो होता है जिसे हम लोग स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज वो होता है जो कि हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज बस हम देख सकते हैं, एक जैसे मिरर में हम लोग को दिखता है कि वो पीछे है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं, वो सिर्फ हमें वर्चुअली लगता है। तो जैसे सपोज कि मैं आपको सिंपल से आसान से भाषा में बताऊं, तो जैसे हम लोग जब फिगर ड्रॉ करते हैं तो जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करता है, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट कर रहा है तो वो रियल इमेज होगा, और अगर एक्चुअल में कट नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग उसे पीछे एक्सटेंड करते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपीयर टू कट होता है, तो वहां पे वर्चुअल इमेज होता है। और इरेक्ट मतलब सीधा, जो उल्टा नहीं है। जैसे रियल इमेज का हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो वो हम लोग नीचे की तरफ उसे शो करते हैं, लेकिन वर्चुअल हमेशा सीधा होता है। जैसे हम लोग अपना इमेज मिरर में देखते हैं तो हम लोग सीधे दिखते हैं, लेकिन वही अगर आप स्फेरिकल मिरर में देखिएगा जहाँ पे रियल इमेज बनेगा तो आपको अपना ही इमेज उल्टा दिखेगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और रियल और प्लेन मिरर में जो एक और प्रॉपर्टी होती है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। आप जब भी अपने आप को इमेज में देखते हैं तो आप अपना जो आपका रियल हाइट है, रियल साइज है, वही सेम एग्जैक्ट ट्रू कॉपी आपको आपके प्लेन मिरर में दिख जाता है। फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड जो ये टॉपिक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये भी बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। लैटरली इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे राइट आपके लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट आपके राइट में आ जाएगा, जैसा कि आप देखते होइएगा अपने इमेज में, जो कि प्लेन मिरर से बनता है। तो उसमें आप लोग देखिए, अगर आपने राइट हैंड में कुछ पकड़ रखा है तो वो आपको मिरर में आपके लेफ्ट साइड में दिखेगा। जैसे कि अगर आप मिरर के सामने अगर कोई अल्फाबेट ले जाएं, सपोज करें ए या फिर जेड, तो वो आपको उल्टा हो जाएगा, वो आपको इन्वर्टेड हो जाएगा लैटरली। तो लैटरली इन्वर्जन यही चीज है कि आपको लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में दिखाता है। अब ये कह रहा है कि हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमेज कैसी होंगी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व हो जाएंगी। अभी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश और प्लेन था, बट जब ये पॉलिश्ड और कर्व हो जाए, यानी स्फेरिकल मिरर की तरह हो जाए। सपोज कीजिए आप स्पून, आपके घर में जो स्पून है, तो स्पून का जो कर्व पार्ट है उसको आप सपोज कीजिए कि आपके पास वैसा मिरर है, उसमें जब आप अपना इमेज देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी 10.1। इसमें भी स्पून का ही एक्टिविटी है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा और एक बार एक्टिविटी खुद से घर पे ट्राई करके देखिएगा। अब कह रहा है, इसी एक्टिविटी का कंक्लूजन दिया है
कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। मतलब कि जो कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून है उसे हम कर्व मिरर मान सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्योंकि वो शाइनिंग स्पून है तो उससे भी रिफ्लेक्ट होती है, तो आप उसे मिरर मान सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। तो जो मोस्ट कॉमनली टाइप होता है कर्व मिरर का, वो स्फेरिकल मिरर होता है, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of a sphere. वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उन मिररों का, जैसे स्फेरिकल मिरर्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वो हम लोग मान सकते हैं कि एक स्फीयर के सरफेस को काट के बनाया गया उसका पार्ट है। तो बेसिकली स्फेरिकल में बनता भी वैसे ही है, जैसे कोई स्फीयर है जिसको हम लोग कट करके एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical, वैसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल, जो कि थोड़ा कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिसपे लाइट स्ट्राइक करे और बाउंस बैक हो जाए, वो ऐसा सरफेस। जैसे कि मिरर में हम जो अपना इमेज जहाँ देखते हैं जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट करता है और बाउंस बैक होता है, उसे ही हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। आप उसका सरफेस एरिया जो है उससे आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। तो ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब हम लोग आगे वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है 10.2। तो 10.2 स्फेरिकल मिरर्स। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outward. तो ये एक बेसिक और इम्पोर्टेंट लाइन है, जिसका मतलब ये है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो कर्व होता है। तो वो कर्व दो साइड से हो सकता है, या तो अंदर से कर्व हो या फिर बाहर से। जैसे कि आप स्पून को ही कंसीडर कीजिए, तो स्पून में आप देखते हो कि एक साइड से बाहर की तरफ निकला होता है और एक अंदर की तरफ, जिधर से हम लोग खाना खाते हैं, जिधर से हम लोग इनटेक करते हैं कोई भी चीज, वो साइड कर्व्ड इनवर्ड है, और जो उसका पीछे का पार्ट है वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे जो इमेज फिगर 10.1 में दिया हुआ है। तो ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, तो वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका जो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो। जैसे ये अंदर की तरफ कर्व है, यहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है, आप देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ कर्व है। तो इसे दैट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो कि स्फीयर के, सपोज करिए एक स्फीयर से काट के बनाया गया है, और तो उस सरफेस के सेंटर इधर कहीं होगा, तो उस सरफेस के सेंटर की तरफ इसका फेस है, तो इसीलिए इसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखें, कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बहुत अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, तो आप लोगों को यह कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बेसिकली सिंपल सा है, याद रखना। मैं आपको वो बताता हूँ कि जैसे जो इनवर्ड कर्व है, जिसमें अंदर की तरफ कर्व है, वो कॉनकेव है। जैसे वो केव है, केव, कौन तो दोनों में है, आप उसे याद रख सकते हैं कि केव यानी इनवर्ड और वेक्स मतलब आउटवर्ड। तो अगला जो है वो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आउटवर्ड कर्व है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये इस इधर के सरफेस से बना है और यहाँ पे इसका सेंटर है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है ये बेसिकली आपको कटा है इधर से ही, और यहाँ इसका सेंटर है, लेकिन ये जो पॉलिश्ड है जिधर से हम, यानी सिल्वर कोटेड, ये अंदर की तरफ सिल्वर कोटेड हो गया। तो जब अंदर की तरफ से ये सिल्वर कोटेड हो गया तो लाइट अंदर से तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, बाहर से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो इसीलिए
ये कॉन्वेक्स मिरर इसे हम कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को याद रखने का तरीका बता ही दिया, यानी कॉन्केव यानी इनवर्ड और कॉन्वेक्स यानी मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर फिगर 10.1 में आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोग इसे देख लें और जैसे आप लोग रे डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, या फिर आपको आता ही होगा, बट हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सब याद हो जाएगा। You may note in these diagrams that the back of the mirror is shaded. तो इसमें लिखा है कि बैक ऑफ द मिरर जो है वो शेडेड है, जो कि सिल्वर कोटिंग बेसिकली होता है। You may now understand that the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror, and the surface of the spoon bulged outward can be approximated to a convex mirror. तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जो आउटवर्ड की तरफ होता है कर्व्ड, जो कि बाहर निकला हुआ पार्ट है वो कॉन्वेक्स हो गया, और जो अंदर की तरफ मुड़ा है वो कॉनकेव हो गया। तो बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स, इससे पहले कि हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में और पढ़ें, वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए फ्यू टर्म्स। हम लोग कुछ शब्दों को समझना होगा और उन्हें याद रखना होगा। These terms are commonly used in discussion about spherical mirror. ये सारे जो टर्म होते हैं ये बेसिकली आपको स्फेरिकल मिरर की डिस्कशन के समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और इनका प्रयोग भी अक्सर उसमें होता है। तो ये सब टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं क्या है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। तो जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यानी कि ये आपका ये जो पार्ट है ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो सेंटर होगा सपोज यहाँ कहीं, तो ये जैसे कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ का जो ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है ये, दिस पार्ट इज कॉल्ड पोल। इसे हम लोग पोल करते हैं और इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो ये पोल होता है और इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जस्ट लाइक दैट द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसे पोल कहते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर के सरफेस पे लाई करता है। तो जाहिर सी बात है कि पोल जो है वो इसके सरफेस पे यहाँ पे सेंटर में लाई करता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। तो इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ ही रखा होगा, पर फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो एक स्फीयर के पार्ट से बना है। दिस स्फीयर हैज ए सेंटर। जब ये स्फीयर से बना है तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो आप लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर टर्म भी सुना ही होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो टर्म है वो बेसिकली सेंटर ऑफ स्फीयर जो है, जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर कटा है उसे ही कहते हैं। इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का कोई पार्ट नहीं होता है, यानी मिरर के सरफेस पे नहीं होता है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर कहीं लाई करता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉन्केव मिरर का, वो उसके सामने, यानी उसके सामने जिधर उसका फेस होता है उसी साइड लाई करता है, यानी उसी साइड होता है। However, it lies behind the mirror. It lies behind the mirror in case of convex mirror.
यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके उसके जिधर शेडेड पार्ट होता है उसका, यानी सिल्वर कोटिंग होता है, उस साइड वो पाया जाता है, क्योंकि उधर से ही स्फीयर कटा होता है, उधर उसका सेंटर होगा। यू मे नोट दिस इन फिगर 10.2 ए एंड बी। तो हम लोग फिगर 10.2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिगर 10.2 है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि सी से रिप्रेजेंटेड है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें शेडेड जो पार्ट है उधर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैं इस फिगर से ही आपको आगे की बात बता देता हूँ। जैसे ये एफ है, तो एफ मतलब फोकस होता है। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी लाइन पैरेलल आते हैं वो सभी फोकस से होके गुजरते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस आपको एक ऐसा लाइन होता है जो पोल से क्रॉस करता है, एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से क्रॉस करे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस उसी पे होता है। फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस होता है पोल से, यानी कि आप कह सकते हैं कि पीएफ जो है, पीएफ वो CP बाई 2, यानी कि हाफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वही सेम चीज इसमें इधर होता है। इधर कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, अगर तो ये यहाँ ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स। हम लोग अपने लाइन पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ the radius of a sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror। तो radius of curvature basically focus को ही कहते हैं। आई एम सॉरी, फोकस को नहीं कहते हैं। बेसिकली ये जो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, ये जो मैंने डिस्टेंस आपको बताई CP, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। जब आप लोग रे डायग्राम बनेगा और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस है उसे हम लोग जब भी कंसीडर करेंगे तो हम लोग उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के करेंगे। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो PC के बराबर है, जैसा हम लोगों ने देखा है। Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror। आप इमेजिन कीजिए कि स्ट्रेट लाइन जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर, तो उसी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल टू द मिरर होता है पोल पे। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्ट्रेट लाइन पोल से क्रॉस कर सके, वहाँ इनफाइनाइटली लाइन क्रॉस करती है, बट एक ही लाइन ऐसी होगी जो वहाँ परपेंडिकुलर होगी, इसीलिए उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आप लोग पढ़ लीजिएगा और करके समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे उसी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ से लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को हम लोग वैसे समझ चुके हैं, बट फिर भी समझ लेते हैं एक बार और कि a number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror। Observe the reflected ray, they all are meeting intersecting at a point on the principal axis of the mirror। तो जैसे सपोज कीजिए कि कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी से अगर कोई भी लाइन, कोई भी रे प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस आ रहा है, तो वो एक सारे जितने भी आएंगे वो सभी एक ही पॉइंट से कट करके जाएंगे, इंटरसेक्ट करके जाएंगे। तो वो जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। सिमिलरली इन 10.2 उसी तरह से 10.2 में भी जितने आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जब हम उन्हें एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे मीट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात बताई, तो जैसे ये सपोज ये जो रे आ रही है रिफ्लेक्ट करने का यहाँ रियल में कट कर रही है, सही में कट कर रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा
वो इमेज होगा रियल इमेज। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कट नहीं करी है, सारी डाइवर्ज हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन हम इन्हें एक्सटेंड करके वर्चुअली यहाँ पे मीट करा रहे हैं, तो इसीलिए इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो कि ये प्लेन मिरर में होता है और कॉन्वेक्स में भी यही फेनोमेना होता है। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, तो उसे हम लोग एफ, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस के बीच में स्फेरिकल, उसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जो लेंथ होती है, ये जो पी एफ लेंथ है, इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो बाई एंड लार्ज स्फेरिकल होता है, मतलब कि वो बड़ा भी हो सकता है या फिर वो आप मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है और वो किसी भी साइज का हो सकता है। द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन। वो जो सरफेस होता है उसका आउटलाइन, अगर आप आउटलाइन उसका बॉर्डर कीजिएगा तो वो सर्कुलर आएगा। The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. तो जो डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का उसे हम अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर बेसिकली होता ये है, जैसे मैं आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ। जैसे जैसे मेरा आप माउस का पॉइंटर देख सकते हैं, जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, ये पूरा यहाँ से एन से लेके एम तक, तो एन से लेके एम तक का जो कर्व बना है, तो ये जो पूरा कर्व जहाँ तक है, इस पूरे कर्व को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ये जो है इसे हम लोग एपर्चर बोलते हैं। इन फिगर 10.2 डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट्स द एपर्चर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एम एन जो है वो एपर्चर को शो कर रहा है। We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. हम लोग अपने डिस्कशन में वैसे ही स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे जिनका एपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का उसके कंपेयर में बहुत कम है। सपोज कीजिए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो एपर्चर की जो डिस्टेंस होगी यानी एपर्चर का जो लेंथ होगा वो हम लोग मान सकते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि 5 सेंटीमीटर के कंपेयर में 1 सेंटीमीटर बहुत कम है, या फिर 0.5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है यहाँ कि इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच कोई रिलेशन होता है? तो मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, या फिर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सपोज कीजिए कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होगा। For a spherical mirror of small aperture, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. A spherical mirror जिनका aperture small होता है उनके लिए radius of curvature focal length का twice आता है। We put this as r is equals to 2f. तो ये सिर्फ small aperture वाले spherical mirror के लिए ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि large aperture वाले का फॉर्मूला कुछ और होता है जो कि हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, इसलिए हम लोग उसे अभी कंसिडर नहीं करेंगे। This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature. ये इम्प्लाई करता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है स्फेरिकल मिरर का वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही लाई करता है। तो अब अगला जो टॉपिक यानी सब टॉपिक है 10.2.1 वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होता है स्फेरिकल मिरर के थ्रू। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जूनियर क्लास में पढ़ रखा है कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से कैसे होता है।
हम लोग उसके नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज के बारे में भी जानते हैं जो इमेज बनता है उसका। हाउ अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो इमेज स्फेरिकल मिरर में कैसे बनते हैं। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं इमेज जो कॉन्केव मिरर बनता है उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग जगह पे हम लोग रखें तो। आर द इमेज रियल और वर्चुअल, क्या इमेज रियल होंगे या वर्चुअल होंगे। आर द लार्ज, डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज, क्या वो बड़े होंगे, छोटे होंगे या फिर सेम साइज के होंगे। हम लोग इस एक्टिविटी से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक्टिविटी आप लोग खुद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर फॉर ए डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन जो होता है कॉन्केव मिरर के द्वारा उसके डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इमेज का लोकेशन होता है उसके बारे में बताया गया। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्टिविटी पे अलग वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे कमेंट मिलते हैं कि आप लोगों को ज़रूरत है इसकी तो मैं एक्टिविटी के लिए अलग से एक लेक्चर बना दूँगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। इन 6 जगह पे अगर हम लोग रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिलता है, साइज ऑफ इमेज क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, ये सब हमें इस टेबल के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोगों को रे डायग्राम पहले समझना होगा। तो रे डायग्राम बेसिकली जो हम लोगों ने पीछे इमेज देखा था वही होता है। रे डायग्राम आप लोगों ने एक क्लास में पढ़ा ही होगा। अगर आप लोगों ने 8th क्लास में रे डायग्राम नहीं पढ़ा है तो मैं अगर आप लोग मुझे बताएं तो मैं आप लोगों के लिए रे डायग्राम की अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए इसमें तो मुझे आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, मैं रे डायग्राम पे भी अलग वीडियो बना दूंगा अलग से। लेकिन अभी इसी पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा, इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक डायग्राम से। सपोज कीजिए मैं एक कॉनकेव मिरर का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये पीछे इसका शेडेड पार्ट है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है, ये इसका पोल है। सपोज कीजिए यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर कोई रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से होके क्रॉस करेगी, तो सपोज कीजिए यहाँ से भी आती है तो वो भी फोकस से होके क्रॉस करेगी। तो रे डायग्राम बनाते समय आपको एरो का जरूर ध्यान रखना है कि इमेज किधर से आ रही है और किधर जा रही है। ये एरो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एरो मार्क नहीं करते हैं तो आपका रे डायग्राम गलत हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ कट कर रही है तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ जो पोजीशन ऑफ इमेज लिखा है एट दी फोकस, तो ये फोकस ही है हमारा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, तो सपोज कि जैसे आपका अगर ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे है तो वो एक लार्ज इमेज है, तभी तो यहाँ लाइट, सपोज कीजिए कि वो एक लार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका जो आएगा रे वो यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा उसके कंपेरिजन में। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज आप कह सकते हैं, एक डॉट इमेज बनेगा। और जो इमेज का
आपको नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड होगा, यानी कि कुछ तो ऐसा होगा, बहुत छोटा होगा लेकिन कुछ तो ऐसा होगा नीचे की तरफ। तो अब हम लोग अगले की बात करते हैं, बियॉन्ड सी। पहले मैं इरेज कर दूं। तो अगला जो हम लोग बात करेंगे वो होगा बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं। अभी भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरी तरफ ही होगा लेकिन इन्फिनिटी से कुछ नजदीक होगा। तो जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी एफ एंड पी। सपोज कीजिए कि एक इमेज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसे हम लोग ओ नाम दे देते हैं। तो यहाँ से जो रे चलेगी, सपोज कीजिए कि यहाँ से एक रे ऐसे आई और ये प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कर गई। जैसे कि उन्होंने पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी आती है वो फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये, आप यहाँ पे मतलब आपको दो इमेज तो दो लाइन दो रे तो बनानी ही पड़ेगी जिससे आप इमेज गेन कर सके। तो आप दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ना लेके आप ये भी ले सकते हैं कि जो ये ऐसे आए, एंगल ऑफ जो यहाँ पे पोल पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप करवाइएगा, तो ये जो होगा वो रिफ्लेक्ट करके भी ऐसे ही जाएगी, यहीं पे कट करेगी। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये यहीं पे कट करेगी और यहाँ पे एक इमेज ऐसे बन जाएगा। तो ये इमेज आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है यानी यहाँ, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट सी है, ओ सॉरी आई मीन बिटवीन एफ एंड सी है। पोजीशन ऑफ इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पे ये जो बीच है सेंटर ऑफ, तो उसके बीच में कहीं आएगा, डिमिनिश्ड होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है। रियल और इन्वर्टेड होगा वो तो दिख ही रहा है, ये रियल है और नीचे की तरफ इन्वर्टेड है। तो हमारा अगला जो है वो है, अगला ऑब्जेक्ट का लोकेशन है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये है मिरर, ये है, अब आप लोग समझ जाइए कि पोल है, ये फोकस मैं बार बार डिनोट नहीं करूंगा। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सपोज कीजिए कि इमेज यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इससे जो रे निकल रही है वो फोकस से होकर गुजर रही है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो जो इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं तो ऐसे ये जो है, सपोज कीजिए यहाँ पे तो सही से बना नहीं, मैं फिर से एक बार बनाने की ट्राई करता हूँ, बट जो यहाँ पे ये आएगा पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्रॉस करेगा और ये यहीं पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा। तो जैसा कि आप यहाँ प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं कि एट सी, यानी सी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो सी पे ही इमेज बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगला जो हमारा पोजीशन है, लोकेशन है, वो है बिटवीन सी एंड एफ, यानी यहाँ कहीं बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ से जो आएगा रे वो भी फोकस से होके जाएगा और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कहीं ऐसे कट करेगा एंगल ऑफ
फिर इसको इंसिडेंट में कोई कट करेगा रिफ्लेक्टिव वेव। और जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और इमेज कहाँ पे है, इमेज है हमारा बियॉन्ड सी यानी सी के बाद में, और वो इनलार्ज इमेज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। तो अगला जो हमारा इमेज लोकेशन है वो है फोकस, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तब तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा होगा तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो ये फोकस से ही क्रॉस होगा, और जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कि ये कभी अपीयर मतलब आपको ये कभी एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, कभी कट ही नहीं करेगा। तो जब ये कभी कट ही नहीं करेगा तो हम इसे इन्फिनिटी पे मतलब कट करेगा इन्फिनिटी पे बहुत आगे जाके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा दूर एक दूसरे की तरफ आएगा और बहुत दूर जब इन्फिनिटी के पास जाएगा तो जाके ये कट करेगा, तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा। इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और ये बहुत बड़ा इमेज बनेगा और वो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। तो अगला जो केस है वो एक्सेप्शन केस आप कह सकते हैं इसमें, क्योंकि सारी इमेज आपने रियल और इन्वर्टेड देखी, इसमें आप वर्चुअल और इरेक्ट देखिएगा। तो अब इसकी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सपोज कीजिए कि ये जो कॉनकेव मिरर है, इस केस में ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज फोकस और पोल के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो ये इस पे इससे रिफ्लेक्ट करके फोकस से जाएगा और सपोज कि हम लोग ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले लेते हैं, तो ये इस पे आएगा, इसी पे जाएगा और रिफ्लेक्ट करके ऐसे वापस आ जाएगा, रिट्रेस कर लेगा अपना। तो अब देखिए ये इसको अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं और इसको भी हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं मीट करेगा और ये बहुत बड़ा वर्चुअल और रियल और मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा बिहाइंड द मिरर। ये मिरर साइड है और ये उसके पीछे का पार्ट है यानी बिहाइंड द मिरर, तो इधर ही बनाएगा। तो बेसिकली यही रे डायग्राम है जो कि आप लोगों को समझना था। यहाँ तो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया इमेज, बट आप लोगों को पहले से इसका आइडिया है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो अलग से बना सकूं रे डायग्राम पे। खैर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग 10.2.2 से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें उन लोगों तक से जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकें। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें लिंक में दिए हुए आप डिस्क्रिप्शन से हमारे मेल आईडी को देख सकते हैं और उस पर कोई भी पर्सनल ईमेल हमें भेज सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको कोई सजेशन देना तो आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं या फिर हमारे ईमेल पे भी कांटेक्ट